हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। ये हमारे सिलेबस में पेपर सेकंड का टॉपिक है। आप भले ही 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2021 के लिए कर रहे हैं या अभी के मेंस के लिए कर रहे हैं 2019 के लिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्वास्थ्य से लेके एक क्वेश्चन आता ही आता है और यहीं पे आपको भारत के स्वास्थ्य की स्थिति भी यहीं कवर हो जाएगा और मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य की स्थिति भी कवर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपका जो मेंस है वो जुलाई अगस्त में हो सकता है, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखिए। रोज़ 1 से 2 पेज राइटिंग करते रहिएगा। अगर टाइम नहीं मिलता और टाइम मिलता है तो रोज़ कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कीजिए 15 मार्क्स का। और जो भी 60 प्लस हैं कैटेगरी में हैं और रिज़र्व कैटेगरी में हैं और कैटेगरी में नहीं है तो 65 प्लस हैं, तो वो अपनी तैयारी जारी रखें और अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आलोचनात्मक व्याख्या इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ क्या क्या कमियां हैं वो भी हमको यहाँ पे मेंशन करना है। आलोचना में क्या होता है कि हम इनकी अच्छाई भी दिखाते हैं और जो भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है और उसकी कमी भी बताते हैं। ये 15 मार्क का ये प्रश्न है और ये आपको करना है। सबसे पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जो मेरे नोट्स हैं ये मध्य प्रदेश स्वास्थ्य पेपर 2 का नोट्स है, मध्य प्रदेश स्पेशल। मैंने एक नोट्स अपना मध्य प्रदेश स्पेशल बनाया है जिसमें आपको मध्य प्रदेश के तीनों पेपर मिलेंगे, उसके सभी टॉपिक मिलेंगे, उससे बाहर कोई नहीं जाएगा। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। ज़रूर अगर ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक व्हाट्सएप पे एक लड़की का मैसेज आया था और उसने मुझे 2 से 3-4 पेज भेजे और वो मुझको उसने जैसा मैं नोट्स वीडियो में बनाती हूँ, वीडियो में बताती हूँ, सेम उसने तैयार किया है। जो मैं क्वेश्चन बनाती हूँ वो उसको तैयार कर देती है, वो उसको लिखती है बहुत अच्छे से। तो उसका इससे क्या हो रहा है कि उसकी वो सुन भी रही है तो उसको वो आंसर भी याद हो रहा है और वो लिख रही है तो उसका राइटिंग भी प्रैक्टिस हो रहा है। तो मैंने उनका देखा और अगर वो वीडियो सुन रही हैं तो बहुत अच्छी बात है कि और आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से लिखा है। ऐसे ही आप लिखते जाइए और ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए राइटिंग का, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नहीं में शामिल हो रही है, विकास कर रही है तो विकासशील अर्थव्यवस्था है। लेकिन स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हर मानक पर हम दुनिया के फिसड्डी देशों से होड़ करते दिखाई देते हैं। अगर कुपोषण के मामलों में देख लें तो अफ्रीका के कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो फिर हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति तो पूरे भारत में जो सबसे बेकार स्थिति है वो मध्य प्रदेश की है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। और विश्व में भी देखा जाए तो भारत की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, जिसे हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है कि वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हर मानक पर हम दुनिया के फिसड्डी देशों से होड़ करते दिखाई देते हैं, जिसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है हमारा आधारभूत संरचना का अभाव। आधारभूत संरचना क्या होती है? आधारभूत संरचना मतलब जो बुनियादी सेवाएं हैं, जो आधार बनाते हैं किसी भी, जो किसी भी योजना है और कोई संगठन है, उसका अगर कोई आधार बना रहा है तो वो उसका आधारभूत संरचना। अगर वो आधार ही नहीं रहेगा तो कोई चीज़ हमें लाभ कैसे दे पाएगी? हमारा जो घर होता है एक नींव पर टिका होता है, अगर नींव कमज़ोर होती है तो हमारा पूरा घर ही कमज़ोर रहता है। उसी प्रकार से अगर आधारभूत संरचना नहीं रहेगी तो हम किसी भी चीज़ पर अच्छा परिणाम नहीं पा सकते हैं। तो आधारभूत संरचना के अभाव में सबसे पहले जाएगा अस्पताल, उससे संबंधित संस्थान। हमारे यहाँ अस्पताल, उससे संबंधित संस्थान जो हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर वगैरह, मशीनें वगैरह, उनसे संबंधित चीज़ों का बहुत ज़्यादा अभाव है। मेडिकल कॉलेज और प्रशिक्षण का अभाव है। मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत कम है, बहुत लाखों करोड़ों विद्यार्थी बैठते हैं, उसमें से हज़ारों सैकड़ों लोगों का सिलेक्शन हो पाता है पूरे भारत में से। क्योंकि ये कारण इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ सीटें बहुत कम है, मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत कम है और जो प्रशिक्षण है वो भी इतने, क्योंकि प्रशिक्षण देने वाले भी उतने हमारे यहाँ क्वालिफाई नहीं है और ना हमारे यहाँ तकनीकी कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है, ना कोई हमारे यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो जिसके कारण ये सब चीज़ें कमी हो जाती है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य
शुरू से यही बोला जाता है हर स्वास्थ्य नीति में ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बनता है वो उसकी संख्या भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम है, जिसके चलते ग्रामीणों को शहर की ओर पलायन करना पड़ता है और उनका जीवन का जितना भी पूंजी रहता है ग्रामीणों को वो स्वास्थ्य में ही चला जाता है। जनसंख्या के अनुसार प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बहुत कम है। क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बताया गया है कितनी जनसंख्या पे इतने स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, वो बहुत कम है। नेक्स्ट है महंगी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा महंगी हैं, महंगी और गरीब की पहुंच से काफ़ी दूर हैं। गरीब की पहुंच से जब महंगा होगा तो गरीब तो ले ही नहीं पाएगा, गरीब उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा। एक सर्वे के अनुसार केवल इलाज पर खर्च करने के कारण ही प्रति वर्ष करोड़ों की संख्या में लोग निर्धन हो रहे हैं। ये एक आंकड़ा है, एक सर्वे हुआ था। तो क्या होता है जब गरीब तक ये जो सस्ती सेवाएं उपलब्ध नहीं है, अब उसको महंगी दवाओं का यूज़ करना पड़ेगा, डॉक्टरों के निजी अस्पताल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा और जिसके चलते उसको जो भी उसका बचाया हुआ रहता है वो सभी खर्चा हो जाता है। गरीब लोग एक वित्तीय समस्या के कारण सरकार पर्याप्त संरक्षण नहीं दे पा रही है। अब गरीब लोगों तक भी संरक्षण नहीं जा पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ सरकार पर भी इतना धन नहीं है, तो उनके पास भी वित्तीय समस्या है, जिसके कारण वो सरकार जो है इन ग्रामीणों को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे पा रही है। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता। फ्रेंड्स, ये जिनसे आप नोट्स पढ़ रहे हैं यही मेरे नोट्स हैं जो आप लोग लेंगे, और जिन लोगों ने जो ख़रीदे हैं उनके पास तो होगा ही, और जो लोगों ने मेरा नोट्स नहीं लिया है तो जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ यही मेरा नोट्स, इसी प्रकार के आपको आंसर फ्रेम्ड मिलेगा। यही एक नोट्स में से एक पेज निकाल के मैं आपको वीडियो में डाल देती हूँ। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता मतलब ये है, उपलब्धता में विषमता से मतलब है कि अगर आप एक शहरी क्षेत्र देखें और एक ग्रामीण क्षेत्र देखें तो दोनों की स्थिति अलग है। शहरी क्षेत्र में ज़्यादा सुविधाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कम सुविधाएं हैं, तो दोनों के यहाँ विषमता है। ये बहुत ज़्यादा बदतर है ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता है। सरकारी अस्पताल अगर हैं तो वो निजी अस्पतालों जैसे उतने ट्रेंड नहीं है, उतनी तकनीकी मशीनें नहीं है वहाँ पे, तो सरकारी अस्पताल में सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। नेक्स्ट है चिकित्सीय स्टाफ में कमी। चिकित्सीय स्टाफ का बहुत ज़्यादा अभाव है। अब ये आंकड़े ध्यान से सुनिएगा। भारत में डॉक्टरों की उपलब्धता प्रति 1000 व्यक्तियों पर 0.7 है, ये औसतन है, मतलब 1000 व्यक्ति पर 0.7 डॉक्टर हैं। और वैश्विक मानक पे अगर देखें तो वैश्विक मानक में 1000 पर 1.3 है, तो वैश्विक मानक से हम बहुत कम हैं। हमारे यहाँ प्रति 1000 पर 0.7 डॉक्टर हैं, जबकि वैश्विक मानक पर 1.3 है। भारत में 6 डॉक्टर प्रति 1000 जनसंख्या के 6 शहरी क्षेत्र में हैं। अगर शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो 6 डॉक्टर 1000 जनसंख्या पे हैं और लगभग उसके आधे 3 डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में हैं 1000 की जनसंख्या पर। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 1000 पे 3 हैं तो शहरी क्षेत्र में 1000 पर 6 हैं। अब ये बिस्तर देखें, जो हॉस्पिटल में बेड होता है, बिस्तर की उपलब्धता प्रति 1000 पर 0.7 है। 1000 व्यक्तियों पर 0.7 बिस्तर है, जबकि अगर अन्य विकासशील देशों की में इसकी तुलना करके देखा जाए तो 1000 पर 2.3 बिस्तर है। कुल मिलाकर भारत में आज भी 4 लाख डॉक्टर, 7 लाख बेड और 40 लाख सहयोगी स्टाफ की कमी है। क्या है? 4 लाख डॉक्टर, 7 लाख बेड, 40 लाख सहयोगी स्टाफ की कमी है। अब है नेक्स्ट अनियोजित शहरीकरण। अनियोजित शहरीकरण मतलब है कि एक जो शहरीकरण हो रहा है वो लगा अनियोजित हो रहा है, कोई नियोजित ढंग नहीं है। अब नियोजित ढंग नहीं है, एक तरह का शहरीकरण होगा तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं भी होंगी, सभी फैसिलिटी दी जाएंगी और गंदगी नहीं होगी, सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन अनियोजित हो रहा है तो उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य पर निवेश। सरकार जो है अपनी जीडीपी का बहुत कम खर्च स्वास्थ्य पर करती है और कई भी नई नीतियाँ बनाती है, चाहे योजनाएं बनाती है। स्वास्थ्य पर खर्च अन्य विकासशील देशों और अन्य विकसितशील देशों की तुलना में बहुत कम होता है। स्वास्थ्य पर हम कुल जीडीपी का 1.4% खर्च करते हैं, जिसे नई स्वास्थ्य नीति में 2.5% लाने का लक्ष्य। आज भी कुछ आया है शायद बजट में नहीं, निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बोला है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये जो जीडीपी है उसको बढ़ाया जाएगा।
हमने हमारे 1.4% जैसे बोला गया कि 2.5% किया जाए, जबकि WHO की गाइडलाइन के अनुसार इसको 5% करने का बताया गया है। नेक्स्ट है संक्रामक और गैर असंक्रामक रोगों की। जो संक्रामक रोग हैं, गैर असंक्रामक रोग हैं, ये हमारे भारत में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लोग परहेज नहीं करते, जैसा कि अभी वर्तमान स्थिति कोरोना की ही चल रही है। सरकार लगातार गाइडलाइन दिया जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं मानते नहीं हैं, वो इधर से उधर हो रहे हैं। एक ज़िले की बात है, उस ज़िले में मैंने अभी कल ही एक वीडियो में देखा हुआ था कि एक ज़िले में जहाँ पे मना किया गया है कि होटल बंद है, होटल को बंद रखना है, खाने पीने की सामग्री को नहीं बेचना है, तो वहाँ पे लाइन लगा के समोसे कचौड़ी बन रहे थे और लोग लाइन बना के वहाँ पे ले रहे थे। तो अभी यहाँ पे दुकान वाला जो जनता ही लेने आएगी दुकान वाले से, तो वो तो ऑटोमेटिकली उसको चालू करना ही पड़ेगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, उसके पास आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें आप अगर थोड़े से दिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो लगातार इससे बढ़ रहा है। सरकार लगातार गाइडलाइन दी जा रही है, लेकिन लोग सरकार की बात को नहीं समझ रहे हैं और भारत की स्थिति को और बदतर करते जा रहे हैं। तो 5.8% भारतीय प्रतिवर्ष इन रोगों के कारण मर जाते हैं। नेक्स्ट है उच्च जन्म दर और मृत्यु दर। हमारे यहाँ जो उच्च जन्म दर है, जन्म तो बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन मरते बहुत कम है। तो भारत में मृत्यु दर 7 है और मध्य प्रदेश में 8 है। तो भारत में प्रति 1001 जनसंख्या पर मृत्यु दर 7 है और मध्य प्रदेश में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्यु दर 8 है। ये टोटल ओवरऑल मृत्यु दर है। अगर हम शिशु मृत्यु दर देखें तो शिशु मृत्यु दर में भी हम सबसे उच्च स्थान पर हैं। भारत में 40 है और मध्य प्रदेश में 54 है। और शिशु मृत्यु दर में हमें मध्य प्रदेश को बहुत गौरव प्राप्त है कि हम शिशु मृत्यु दर में प्रथम स्थान पर हैं। तो हमारे लिए बहुत बेकार बात है ये कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य पर इतना खर्च नहीं होता है कि हम कुपोषण के मामले में देख लो या शिशु मृत्यु दर में मामले में लोग बच्चों की केयर के मामलों में देख लो, हम सबसे पीछे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है। जितनी भी सेवाएं रहती हैं वो व्यक्ति की पहुंच से बाहर हैं, या तो बहुत महंगी हैं या व्यक्ति जहां रहता है वहां तक नहीं पहुंचती। जैविक कचरे का अनुचित निपटान, जगह जगह पे गोबर पड़ा रहता है, जानवर मर जाता है वहाँ पड़ा हुआ होता है गांव में, और उनका निपटान नहीं किया जाता। जैविक कचरे को कंपोस्ट नहीं किया जाता। तो ये एक मेन कारण है स्वास्थ्य खराब होने का। भारत के लगभग 40 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और जिनमें से सबसे ज़्यादा % हमारे मध्य प्रदेश का है। जल उपलब्धता जो हमारे यहाँ है, जल उपलब्धता भी स्वच्छ नहीं है। हमें जो जल मिलता है वो भी बिल्कुल स्वच्छ नहीं मिलता है। उसमें भी कीटाणु जीवाणु सभी रहते हैं, तो जिसके कारण बीमारियां पनपती हैं। बजट 2018-19 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत भी लॉन्च की। आयुष्मान, जिसको मध्य प्रदेश ने भी लागू किया। तो इस प्रकार से हमें यह आंसर हम लिख लेंगे, इस प्रकार से उसमें डाटा इंक्लूड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। भारत का अगर क्वेश्चन आता है तो भी आपको इसी प्रकार लिखना है। फ्रेंड्स, ये मेरे मध्य प्रदेश स्पेशल के नोट्स हैं जो आपने यहाँ पढ़ा है। तो यही है, ये मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य का टॉपिक आपने पढ़ा है। ये पूरा मध्य प्रदेश के सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। इनसे बाहर आपका एक भी पेज नहीं जाएगा, तो आप इनको ज़रूर लीजिएगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 2019 का हो चाहे 2020 का। आपकी मेहनत बचेगी क्योंकि मैंने प्रश्न उत्तर श्रृंखला में विथ मैप बनाए हुए हैं। बाकी ये मेरे दूसरे सब्जेक्ट का नोट्स है। MP स्पेशल के अलावा जो भी हमारे परंपरागत सब्जेक्ट हैं तीनों चारों पेपर के, वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। तो आप इनको ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऊपर कोई भी दिया नंबर, ऊपर एक नंबर दिए होंगे, जैसे कि ये नंबर दिया है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, वहाँ से आप उसमें जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, बाहर मत निकलिए, बाहर का मत खाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।